आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। कटोरी में गर्म दूध लिए सावित्री ने कमरे में आकर तिपाई पर झट से रख दिया। वो सफ़ेद चमकती हुई रेशमी साड़ी पहने थी। स्नान करने से लंबे भीगे बाल पीठ पर लहराकर नीचे लटक रहे थे। कई छोटी छोटी लटें मुंह पर ललाट पर आ पड़ी थीं। सतीश ने कनखियों से उसको देखा। उसको एकाएक जान पड़ा मानो उसने सावित्री को आज ही पहले पहल देखा हो। लेकिन वो सतीश के भीगे नेत्रों को उस दीपक के क्षीण प्रकाश में देख न सकी। तनिक और भी उनके निकट आकर मुस्कुराकर बोली, दरवाज़ा बंद करके मालिक नौकर में क्या परामर्श हो रहा था, सुनूं तो। इस निर्लज्ज संकट को किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाए, यही ना। सतीश कुछ नहीं बोला। कहीं बातें कहने से भीतर की दुर्बलता पकड़ में ना आ जाए, इस भय से वो चुप ही रहा। सावित्री ने कहा, बचपन में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी तुम पढ़ चुके हो ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि घंटी बांधने के लिए कौन आगे आता है, तुम स्वयं या तुम्हारे वो साधु जी। इस पर भी सतीश ने कोई बात नहीं कही। जैसे चुप पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। एक कुर्सी खींचकर सावित्री पास ही बैठ गई, लेकिन इस बार उसका परिहास युक्त स्वर गंभीर हो उठा। बोली, परिहास छोड़ो, बात क्या है मुझे समझा सकते हो। उपेन भैया के साथ तुमने झगड़ा किया, अंत में सुनती हूँ कि सरोजिनी के साथ भी झगड़ा करके तुम चले आए। वो तो किसी दिन मिट ही जाएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है। मेरा शरीर छूकर तुमने शपथ खाई थी कि तुम शराब न छुओगे। शराब तो भाड़ में जाए, गांजा भी पीने लगे हो, वो भी लुक छिप कर, साधारण रूप से नहीं। कितने ही अभागों के झुंड बटोर कर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, तंत्र मंत्र का ढोल पीटकर, खुल्लम खुल्ला छाती फुलाकर पीना चल रहा है। सावित्री के मुंह से सरोजिनी का नाम सुनकर सतीश का शरीर जल उठा। वो समझ गया कि बिहारी ने कुछ भी बताना शेष नहीं छोड़ा है। एक बार उसके होठों पर यह बात आई कि तुम्हारे ही कारण मेरा ये सर्वनाश हुआ है, तुम ही मेरे शनि ग्रह हो। लेकिन उस बात को दबाकर गंभीर स्वर से उसने संक्षेप में कहा, छाती फुलाकर शराब गांजा पीने में दोष क्या है? दोष क्या है तुम नहीं जानते? नहीं। अच्छा, यदि नहीं जानते तो ये तुम जानते हो कि मेरा शरीर छूकर तुमने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं पियोगे। तुम मेरी कौन हो कि कभी बरबस मुझसे शपथ खिला ली थी तो वही एक बड़ी बाधा हो गई। सावित्री ने किसी प्रकार हंसी दबाकर सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ही कोई नहीं। सतीश ने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर मदिरा का गिलास पीकदानी में उंडेल कर इलायची दाने चबाते चबाते क्यों चले आए थे? केवल तुम बकने झकने लगोगी इसी भय से। सावित्री ने हंसकर कहा, फिर भी सावित्री कोई नहीं है। अच्छा, अब तनिक दूध पीकर सो जाओ। ये कहकर वो उठ पड़ी और दूध की कटोरी हाथ में लेकर सतीश के सामने आ खड़ी हुई। सतीश ने आपत्ति नहीं की। वो उठ बैठा और सब दूध पीकर सो गया। सावित्री कटोरी हाथ में लिए चली जा रही थी। सतीश ने पुकार कर पूछा, तुम्हारी संध्या पूजा हो चुकी? सावित्री ने घूम कर कहा, हाँ। क्या खाया? अभी तक खाया नहीं, अब जाकर खा लूँगी। तो तुम सोओगी कहाँ? देखती हूँ फाटक के बाहर कोई स्थान है या नहीं, ना होगा तो पेड़ के नीचे सो जाऊँगी। ये कहकर वो आप ही आप हंसकर बोली, अच्छा, ये बात मुंह से निकलते तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता? धन्य हो तुम। ये कहकर अत्यंत स्नेह से सतीश के ललाट पर लटके हुए बालों को हाथ से हटाते समय उसके ललाट का ताप अनुभव कर वो चौंक पड़ी। बिहारी ने कमरे में घुसते ही पूछा, माँ जी, तुम्हारा बिछौना? सावित्री ने पास के कमरे को दिखाकर कहा, इसी कमरे में मेरा बिछौना ठीक कर दो बिहारी। बाबू का ज्वर कुछ अधिक जान पड़ रहा है, मैं इसी पास वाली कोठरी में ही सोऊंगी। बीच का दरवाज़ा खुला रहेगा, तुम भी आज इसी कमरे में फर्श पर सोना। सतीश ने उसे कहा, अब रात को जागते मत रहो, तनिक सोने की चेष्टा करो। ये कहकर वो धीरे धीरे द्वार बंद करके चली गई। थोड़ी देर बाद साधारण सा कुछ खा पीकर सावित्री लौट आई। वो पास वाली कोठरी में ही एक चटाई बिछाकर लेट गई और उसकी दोनों थकी आंखें देखते देखते गाढ़ी नींद से मुंद गईं। बड़े तड़के ही नींद टूट जाने पर हड़बड़ाकर सावित्री उठ पड़ी और उस कमरे में जाकर उसने देखा कि सतीश थोड़ा सा छटपटा सा रहा है। ललाट पर हाथ रखकर उसने देखा ज्वर के ताप से जल रहा है। उसके शीतल स्पर्श से सतीश ने आंखें खोल दी। उसकी दोनों आंखें उड़हुल के फूल की तरह लाल हो चुकी थीं।
ज्वर की दशा देखकर सावित्री भय के मारे उसी बिछौने पर झट से बैठ गई। पूछने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। सतीश ने उसका हाथ खींचकर अपने जलते हुए ललाट पर रखकर कहा, मैं कल ही जान गया था। कल ही मैंने बिहारी से कहा था, यही ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार ना बचूंगा। ज्वर की पीड़ा से उसने इस प्रकार से ये बातें हाँफते हाँफते कहीं कि उसे सांत्वना देने की बात तो दूर, रुलाई न रोक सकने के कारण सावित्री का ही गला रुंध गया। वो सारी रात निश्चिंत होकर सोती रही। इसी कारण मन ही मन पश्चाताप करने लगी। सतीश ने कहा, मुझे यही एक भरोसा है कि तुम मेरे पास हो। ये कहकर वो करवट बदलकर लेट गया। कल रात को उसने जिसको कहा था, तुम मेरी कौन हो, वो आज उसका सबसे बड़ा अवलंब है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सावित्री में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि बिहारी को डॉक्टर बुलाने के लिए कह दे। केवल सतीश की बाह पर हाथ रखकर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी ही रह गई। थोड़ी ही देर बाद सतीश ने फिर करवट बदली। फिर सावित्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रखकर बोला, मैंने भी तो कुछ डॉक्टरी पढ़ी है। मैं निश्चित जानता हूँ कि उस समय तक मुझे ये ज्ञान न रहेगा, लेकिन अभी तक मुझे खूब होश है। लेकिन इतना ज्ञान फिर मुझे न हो जाए तो उपेन भैया से कहना, उस दराज में मेरा वसीयतनामा है। मैं जानता हूँ वो मेरा मुंह न देखेंगे, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद वो मेरी अंतिम इच्छा का अपमान भी न करेंगे। सावित्री, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त उनसे बढ़कर मेरा और कोई स्वजन संभवतः नहीं है। वसीयतनामे का नाम सुनकर सावित्री आत्मविस्मृत सी हो गई। इतने दिनों के उसके संयम का बांध क्षण भर के आवेश में ही टूट गया। सतीश की छाती पर माथा रखकर वो बच्चे की तरह रोने लगी। बिहारी लगभग सारी रात जागता रहा और भोर में सो गया था। वो चौंक कर उठ बैठा और हतबुद्धि की भांति निहारता रहा। तब सतीश ने दोनों हाथों से बलपूर्वक सावित्री का मुंह ऊपर उठाया और क्षण भर टकटकी बांधे निहारता रहा और उसकी दोनों आंखों से बहते हुए आंसू के खोल को अपने आग की तरह जलते हुए होठों से पोंछकर चुपचाप पड़ा रहा। उसका मुंह, उसकी ठुड्डी दोनों सावित्री के अश्रु प्रवाह से डूब जाने लगे। उस प्रवाह ने उसके प्रचंड ज्वर के ताप को भी कितना शीतल कर दिया था, ये अंतर्यामी से छिपा नहीं रहा। लेकिन संसार में उस बूढ़े बिहारी के विस्मय विमुग्ध नेत्रों के अतिरिक्त उसका अन्य कोई साक्षी नहीं रहा। बाहर शरद का स्निग्ध प्रवाह उस समय प्रकाश से खिलखिला रहा था। सावित्री अपने को संभाल कर उठ बैठी और आंचल से अपने नेत्र पोंछकर प्रियतम के मुंह से आंसू के चिन्ह यत्नपूर्वक पोंछ डालने के बाद उठकर उसने कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। खोलते ही सुनहरी किरणों से सारा कमरा भर उठा। बिहारी के नेत्रों से उस समय आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झर रही थीं। सावित्री अपने मुंह का भाव संभालकर सहज कंठ से बोली, डर क्या है बिहारी, मेरे रहते उनको कोई भय नहीं है। बाबू अच्छे हो जाएंगे। मैं बाबू के कपड़े बदलकर बिछौना बदल दूं, तब तक तुम डॉक्टर साहब को बुला लाओ। ये कहकर वो फिर लौट गई। डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आकर भली प्रकार सतीश की जांच करके मुंह बिगाड़ कर बोले, ये तो निमोनिया के लक्षण देख रहा हूँ। डर नहीं है, रोग अभी तक बढ़ा नहीं है। सांत्वना देकर डॉक्टर साहब अपने हाथों से दवा तैयार करने के लिए नीचे चले गए। सतीश ने पीड़ा से तनिक हंसकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर कहा, मैं तिल भर भी नहीं डरता। ये कहकर तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर दिखाकर उसने कहा, इसे पहचान सकती हो सावित्री? अपनी इच्छा से किसी दिन जिसे तुमने आंचल से बांधा था, आज मैं ही तुम्हारे आंचल में बांध देना चाहता हूँ। ये कहकर सावित्री के आंसू से भीगे आंचल को खींचकर धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा उसने बांध दिया। फिर सांस लेकर करवट बदलकर वो लेटा रहा। सावित्री पर बिहारी का दृढ़ विश्वास था। उससे सांत्वना पाकर पहले वो प्रफुल्ल हो उठा, लेकिन वो तो कोई उसका लड़का था नहीं। कुछ ही दिनों के बाद सावित्री का मुख देखकर वो मन ही मन डर गया। वो स्पष्ट देख रहा था, इस कर्मनिष्ठ सहनशील रमणी के शांत मुख पर एक पीली छाया क्रमशः गाढ़ी होती जा रही है। 8-10 दिनों के बाद एक दिन संध्या को सावित्री को एकांत में पाकर उसने स्वाभाविक कंठ से पूछा, माँ जी, इस बूढ़े को बुलावे में डालकर क्या होगा? तुम्हारा वो कोमल हृदय जो सब कुछ सह लेता है, उसको क्या इस बूढ़े की हड्डी न सह पाएगी? इससे तो यही अच्छा है कि सब बातें मुझसे खोल कर कह दो, मैं देखूं यदि कुछ उपाय कर सकूं। सावित्री ने स्थिर रहकर कहा, तुमको अभी तक मैंने बताया नहीं बिहारी, लेकिन तुम्हारे नाम से उपेन बाबू के पास आज सवेरे मैंने चिट्ठी लिख दी है। 2 दिन प्रतीक्षा करके देखती हूँ, यदि वो ना आए तो तुमको स्वयं एक बार उनके पास जाना होगा बिहारी। बिहारी ने उत्कंठित होकर कहा, मुझसे पूछे बिना ये काम तुमने क्यों किया माँ?
क्यों बिहारी, क्या वो नहीं आएंगे? बिहारी ने सिर हिलाकर धीमे से कहा, वो आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे क्यों नहीं बता दिया माँ? क्यों बिहारी? बिहारी संकोच से चुप रह गया। बात कहना आवश्यक था, लेकिन वो अत्यंत अपमानजनक बात थी। उसके मुंह से सहसा बाहर न निकल सकी। सावित्री ने कहा, इस समय उनका आना बहुत ज़रूरी है बिहारी। बिहारी ने बड़े कष्ट से संकोच दूर करके कहा, ये तो मैं जानता हूँ माँ, लेकिन तुम्हारे उनके पास न रहने पर संसार के सब लोग यदि बाबू का बिछौना घेरे रहें तो भी उनको बचाया न जा सकेगा। इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करती माँ? सावित्री ने कहा, मैंने सोचा है बिहारी, मैं घर में जहाँ भी हो छिपी रहकर अपना काम करती रहूँगी। उपेन बाबू के आए बिना काम न चलेगा। इस विपत्ति में भला बुरा भी क्या मैं नहीं समझती? नहीं बिहारी, उनको आने दो। बिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा, उपेन बाबू की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू की बात जानता हूँ। मैं मूर्ख अवश्य हूँ, लेकिन इन 60 वर्षों से तो संसार देख रहा हूँ। कितने पुरुष तुमसे अधिक भली बुरी बात समझते हैं माँ। इसे जाने दो। तुम्हारे उनके पास से हट जाने से इस बार बाबू को अच्छा न कर सकूँगा। ये बात मैं तुम्हारे पांव छूकर शपथ खाकर कह सकता हूँ। ऐसा कार्य तुम मत करो। तुम मेरे बाबू को छोड़कर और कहीं मत जाओ। ये बात बिहारी की अपेक्षा सावित्री कुछ कम जानती थी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मौन रही। उसको अपने पास न पाने पर सतीश की विकलता कितनी बढ़ जाएगी, इसे सतीश ही जाने। लेकिन इस भयंकर रोगशैया पर पड़े रहने की दशा में सतीश को नेत्रों से ओझल करके सावित्री स्वयं भी कैसे जीवित रह सकेगी? उससे और सतीश से उपेन की उसके प्रति घृणा छिपी नहीं थी। उनके आने पर उसे अपने को छिपा ही रखना होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन सभी बातों पर उसने मन ही मन विचार करके देख लिया था, लेकिन जिसके कारण इतने दिन उसे इतना कष्ट सहन करना पड़ा, उनके कारण वो दुख भी सहेगी, ये सोचकर ही उसने सतीश की बीमारी का पूरा विवरण उपेंद्र के पास लिख भेजा था। आने के लिए अनुरोध भी किया था। सावित्री ने दृढ़ कंठ से कहा, नहीं बिहारी, ये मैं न होने दूंगी। यदि वो परसों तक न आएंगे तो तुमको स्वयं जाकर उनको लाना होगा। बिहारी ने मलिन मुख से कहा, ये बात तुम क्यों कह रही हो माँ? मैं हूँ नौकर, जो आज्ञा होगी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूँ। चोर की भांति तुम्हारा छिपा रहना यदि मैं किसी दिन न सह सकूं तो तुम मुझे गाली न दे सकोगी माँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कहकर वो उदास चित्त से चला गया। लेकिन सावित्री की वो चिट्ठी उपेंद्र को मिली ही नहीं। पिता और महेश्वरी के बार बार के अनुरोध से वो 1 महीना पहले अपनी इच्छा के बिल्कुल ही विरुद्ध हवा पानी बदलने के लिए पुरी जाने को बाध्य हुए थे। वहाँ किसी से परिचय न रहने के कारण प्रथम रात्रि तो उन्होंने एक छोटे से होटल में काटी। इच्छा थी कि दूसरे दिन सवेरे कोई अच्छा स्थान ढूंढ लेंगे, लेकिन होटल के मालिक भुवन मुखर्जी ने उनकी पूरी आवभगत की, अलग कोठरी में बिछौना ठीक करा दिया और विश्वास दिलाया कि जितने दिन चाहे यहाँ रहने पर भी सेवा में कोई त्रुटि न होगी। सवेरे एक प्रौढ़ा स्त्री कमरे में झाड़ू देने आई। उपेंद्र का बार बार निरीक्षण करके अंत में उसने झाड़ू एक और फेंक दी और बोली, बाबू को क्या कोई बीमारी हुई थी? बहुत ही निर्बल देख रही हूँ। पहले का वो चेहरा नहीं है, शरीर का वो रंग भी नहीं है। उपेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम क्या मुझे पहचानती हो? उस स्त्री ने कहा, मैं तो मोक्षदा हूँ, आपको नहीं पहचानती? उपेंद्र को स्मरण आ गया कि वो स्त्री मोक्षदा है, जो बहुत दिन पहले सतीश के मकान में नौकरी करती थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ नौकरी करती हो? मोक्षदा ने लज्जित होकर कहा, नहीं, हाँ, एक तरह की नौकरी ही तो है। मुखर्जी ने कहा था अब कलकत्ता में रहना, क्यों? चलो किसी तीर्थ स्थान में चलकर रहो, जो भी हो एक होटल खोलकर। उपेंद्र ने बीच में रोककर कहा, होटल अच्छी तरह चल रहा है ना? उनकी विरक्ति मोक्षदा से छिपी न रही। उसने कहा, यूं ही चल रहा है। बाबू इस उम्र में नौकरी क्यों करनी होगी और मुखर्जी का आश्रय ही कैसे छोड़ देती? सच कहा जाए तो एक तरह से मैंने ही लड़की को पाला पोसा था। वो मुझे मौसी कहकर पुकारती थी। सच्ची मौसी की तरह मैंने उसे गोद में सदा रखा था। इस बात को कौन नहीं जानता? सावित्री ने कहा, मौसी, मुझसे ये सब न होगा। यही सही, मैंने बाबू लोगों के मेस में नौकरी लगा दी। वो लोग उसे नौकरानी नहीं समझते थे, घर की मालकिन की तरह मानते थे। ना वो जाती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। लेकिन जो भी कुछ कहो, हम लोगों के छोटे बाबू के ही कारण आज मुझे इतना दुख है।
उपेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, छोटे बाबू कौन? सतीश? मोक्षदा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। छोकरी ने किस दृष्टि से छोटे बाबू को देखा कि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। और इतना ही नहीं, छोटे बाबू को उसने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। विपिन बाबू लखपति जमींदार हैं। मेरे डेरे पर दिन रात दौड़ धूप रोना धोना मचाकर पाँवों के तलवे तक घिसते रहे। सोना चांदी के जड़ाऊ गहनों के लिए 10,000 रुपये रख देना चाहा, लेकिन छोकरी ने उनका मुंह तक नहीं देखा। कैसा तेज उस लड़की के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा भैया। 10,000 रुपये की माया को फेंक कर घर द्वार आवश्यक सामान वस्त्र तक छोड़कर एक साड़ी पहने चली गई और चेतला के किसी एक ब्राह्मण के घर 6 महीने तक नौकरी करती रही। वहाँ काम करते करते हड्डी पसली तक एक हो गई। अंत में वो कहाँ चली गई दुर्गा माता ही जानती हैं। अभागिनी मर गई या जीती है। ये कहकर मोक्षदा ने अपने पहले की स्मृति के आवेग से आंचल से आंखें पोंछ डाली। उपेंद्र मौन रहकर उसकी ओर निहारते रहे। मोक्षदा ने आंखें पोंछकर रोने के स्वर से पूछा, हाँ बाबू, छोटे बाबू अब कहाँ हैं? एक बार भेंट हो जाती तो मैं उनसे पूछती उसका कोई समाचार जानते हैं या नहीं। उपेंद्र ने मृदु स्वर से कहा, सतीश इस समय कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता। सुना है अपने गांव के मकान पर है। अच्छा, ये सावित्री नाम की औरत कौन है मोक्षदा? मोक्षदा एक ही क्षण जल भुनकर बोली, कौन है? कुलीन ब्राह्मण की लड़की है बाबू। 9 वर्ष की उम्र में विधवा होकर उस घर में ही रहती थी। यहीं ब्याह कराऊंगा, राजरानी बनाऊंगा कहकर फुसलाकर निकाल लाया। अंत में हांडी की तरह उसे फेंक कर भाग गया। मैं ही ऐसी हूँ कि उसका मुंह देखती हूँ, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। शूद्र के हाथ का पानी हम पी सकते हैं पर उसके हाथ का नहीं। उपेंद्र समझ न सके कि वो क्या कह रही है। पूछा, किसकी बात कर रही हो मोक्षदा? मोक्षदा ने उद्दत भाव से कहा, मुंह जला भुवन मुखर्जी। नहीं तो दोनों लोक में ऐसा चमार दूसरा कौन है? यही उसकी बड़ी बहन का पति है, इसी का ऐसा काम है। उपेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर पूछा, जिनका ये होटल है वो ही? मोक्षदा ने कहा, हाँ बाबू, यही दरिद्र मनहूस आदमी। इसके बाद अनुपस्थित मुखर्जी को संबोधन करके कहने लगी, लेकिन तू उसका क्या कर सका? अपार सागर में तूने उसे डुबो दिया। इसके अतिरिक्त किसी दिन उसका शरीर क्या तू छू सका? ले जाकर आज नहीं कल करके 1 महीना बिताकर जिस दिन तूने कहा कि ब्याह नहीं होगा, उस दिन मुंह पर लात मार कर उसने तुझे दूर किया। नादान लड़की थी, बुद्धि कम थी, तो भी क्या? फिर कभी उसके घर की चौखट तक भी तू लांघ सका? वो तो कोई मोक्षदा नहीं थी कि 2-4 प्रेम की बातें कहकर भुलावे में डाल देता। 10,000 रुपये के जड़ाऊ गहनों को लात मारकर चली गई। उपेंद्र बड़ी देर तक मौन रहकर बोले, अपने मुखर्जी को एक बार बुला सकती हो? 2 बातें उनसे पूछूंगा। मोक्षदा ने कहा, वो तो बाजार गया है। फिर ठहर कर बोली, बीच में एक दिन रास्ते में चक्रवर्ती महाराज से भेंट हो गई थी। वो रोता था और कहता था उस मेरी बेटी को सभी प्यार करते थे। जैसा रूप था वैसा ही गुण था, वैसी दया माया भी उसमें थी। उपेंद्र ने पूछा, चक्रवर्ती महाराज कौन है? मोक्षदा ने कहा, वो बाबू लोगों के डेरे पर रसोई बनाते थे, सभी बातें जानते थे। बिहारी के मुंह से सुनकर सब बातें उन्होंने मुझसे कहीं। चेतला के एक ब्राह्मण के घर में काम करते समय बीमार पड़कर उसने छुट्टी मांगी। बाबू, क्या सभी ब्राह्मण ऐसे निष्ठुर होते हैं? उसने कहा, तुम्हारी दवा में 7 रुपये खर्च हुए हैं, तुम देकर जाओ। उन रुपयों को चुकाने के लिए सावित्री पैदल ही सतीश बाबू के डेरे पर गई। छोटे बाबू का स्वभाव खूब ऊंचा है। रुपया पैसा मांगने पर वो जितना ही क्यों न हो, वो कभी नहीं तो कहते ही नहीं। लेकिन उनका भाग्य ऐसा ही फूटा था कि उसी रात को कोई एक उनका मुँह जला मित्र अपने परिवार के साथ आ गया। दिन भर के बाद स्नान करके मेरी बेटी ज्यों ही घर में गई त्यों ही वो लोग आ पहुँचे। इष्ट मित्र आ गए थे तो रात भर रह जाते, सो नहीं, क्रोध करके अपनी स्त्री का हाथ पकड़कर वापस चले गए। छोटे बाबू तो स्तंभित हो गए, लेकिन मेरी सावित्री बड़ी अभिमानिनी लड़की है। क्या ये अपमान सह सकती थी? पानी तक न पीकर बेटी जो चली गई, फिर तो कोई उसकी खबर नहीं मिली। उपेंद्र स्तब्ध होकर बैठे रहे। उस रात का निष्ठुर इतिहास नेत्रों के आगे स्पष्ट हो उठा और बार बार यही ध्यान आने लगा, मोक्षदा की कही यदि आधी भी सच हो तो जिसके नाम से वो घृणा करते आए हैं वो कैसी अद्भुत नारी है। मोक्षदा अपने काम पर चली गई, लेकिन उपेंद्र वहीं चुपचाप गूंगे की तरह बैठे रहे।
6 महीने पहले वो सब बातें सुनते भी नहीं थे। जो असत्य है, जो मिथ्या है, लेश मात्र भी कलंक के पाप से कलुषित है, वो सर्वदा ही उनके लिए विश्वत त्याज्य है। सतीश को जो छोड़ सका है, मोक्षदा की बातों से उसकी आंखों की पलकें भारी हो गईं और दृष्टि धुंधली हो गई। उनका संगमरमर सा शुभ्र हृदय पत्थर की तरह कठोर था। फिर क्यों आज एक अज्ञात नारी की कलंकित प्रणय वेदना की कथा सुनकर उस निष्कलंक शुभ्रता पर छाया आ पड़ी? इस पर विचार कर देखने से ज्ञात हो जाता है कि ये दुर्बलता उसी पत्थर के बीच दबी हुई थी। केवल सुरबाला जब उनकी आधी शक्ति हरण करके चली गई, तब सुयोग पाकर यही सब विशाल झरने की भांति उसकी पत्थर सदृश छाती को भेद कर बाहर निकल आए हैं। सुरबाला उनको कितना शक्तिहीन बना गई है, ये बात जान लेने पर उपेंद्र आज भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उस ओर उनका लक्ष्य नहीं था। वो केवल शून्य दृष्टि से सामने की ओर निहारते हुए बैठे रहे और किसी अनजान सावित्री की प्रेम का इतिहास उनकी सुरबाला की उन अनिर्वचनीय करुण दोनों आँखों की भांति उनकी आँखों पर आंखें रखकर स्थिर हो गया। उनको चेत हुआ भुवन मुखर्जी का कंठ स्वर सुनकर। उसने आहट देकर कमरे में घुसकर कहा, बाबू, आपने क्या मुझे बुलाया था? उपेंद्र ने कहा, बैठो, तुम सावित्री को जानते हो? मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, जानता हूँ। उसके संबंध में तुम जो कुछ जानते हो मुझे बता सकते हो? जी हाँ, बता सकूँगा। ये कहकर इस निर्लज्ज मनुष्य ने अपने गंभीर अपराध का इतिहास एक एक करके बता दिया। अंत में बोला, मैं भी भले आदमी का लड़का हूँ बाबू, लेकिन पहले यदि मैं उसे पहचान सकता तो इस मार्ग में कदम रखकर रसोईदार ब्राह्मण का काम करके दिन बिताने न पड़ते। केवल मेरी यही धारणा है कि उसके शरीर में प्राण रहते कोई भी उसका बिगाड़ न कर सकेगा। उपेंद्र ने पूछा, उसके प्रति तुम्हारी क्या धारणा है? मुखर्जी ने कहा, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि वो भ्रष्ट नहीं हुई है। उसको विदा कर उपेंद्र पूर्वत निर्जीव मूर्ति की भांति बैठे रहे। केवल उनका मन लगातार ये कहकर उन्हें कोसने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया उपेन, अच्छा नहीं किया। निरुपाय नारी इतने बड़े प्रलोभनों को अनायास ही जीत कर चली जा सकती है, उसका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं था। उसी दिन अपराह्न में उपेंद्र भुवन मुखर्जी के यहाँ से चले गए, लेकिन किसी प्रकार भी समुद्र की जलवायु उन्हें खड़ा न कर सकी। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता था, आँख मुंह में जलन होने लगती और ज्वर भी आ जाता था, और प्रतिदिन उन्हें तिल तिल करके परलोकवासिनी पतिहीन सुरबाला के निकट ही ले जाने को बढ़ता जा रहा है। यही मानो वो अपने हृदय में स्पष्ट अनुभव करने लगे। इस प्रकार समुद्र तट के इस निर्जन स्थान में उनकी इस लोक की अवधि जब प्रतिदिन समाप्त होने लगी, तब एक दिन प्रायः की डाक से बिहारी की चिट्ठी घर के पते से पुनः भेजी जाने पर उपेंद्र के हाथ में आ पहुंची, जिसका स्मरण आते ही उनकी छाती में सुई चुभ जाने की भांति पीड़ा होने लगती थी। अपने उसी चिरकाल के मित्र का अपमान, उसके त्याग देने का दुख उनके हृदय में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा था, इसे केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे। लेकिन जब उसी मित्र की बीमारी का समाचार लेकर बिहारी के पत्र ने चिकित्सा और शुश्रूषा की अभाव पूर्ति का निवेदन किया, तब अनेक दिनों बाद उपेंद्र के सूखे होठों पर हंसी आ गई। वो बेचारा तो जानता नहीं है कि जिसके जीवन के दिन अब गिने जाने की दशा पर आ पहुँचे हैं, उसी के हाथ में एक और मनुष्य की सेवा का भार सौंपना चाहता है। फिर भी उपेंद्र उसी दिन अपना सामान बांधकर पुरी से रवाना हो गए। ज्योतिष ने हाईकोर्ट से वापस लौटकर घर में पांव रखते ही देखा कि सामने के बरामदे में 2 आराम कुर्सियों पर शशांक और सरोजिनी दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। शशांक उठ खड़ा हुआ और हंसकर लापरवाही से बोला, आज कामकाज कुछ जल्दी पूरा हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ ही चाय पीकर एक साथ ही क्लब चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, कहकर ज्योतिष अपनी हंसी को दबाकर घर के अंदर चला गया। सरोजिनी भैया के साथ अंदर जाने की तैयारी करने लगी तो ज्योतिष घूम कर खड़ा हो गया और बनावटी भर्त्सना के स्वर से बोला, अतिथि को अकेला छोड़कर ये तेरी बुद्धि कैसी हो गई है सरोजिनी? सरोजिनी लाल मुंह किए फिर कुर्सी पर बैठ गई। बहन की ये लज्जा ज्योतिष की आंखों से छिपी न रही। माँ के आदेश से उसे कचहरी से लौट आने पर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर जलमान करना पड़ता था। माँ से भेंट होते ही उसने कहा, शशांक आए हैं, आज जलपान की वस्तुएं बाहर ही भेज दो ना। माँ ने कहा, अच्छा। सरोजिनी संभवतः बाहर है। ज्योतिष ने सिर हिलाकर बताया। फिर कुछ चुप रहकर बोला, अच्छा माँ, ऐसा आदमी तुम्हारी समझ में नहीं है जिसमें कोई दोष न हो, केवल गुण ही गुण हो।
इस प्रश्न को जगत्तारिणी प्रसन्नचित्त से ग्रहण न कर सकी। बोली, क्यों तो मुझसे बार बार यही बात पूछता रहा है ज्योतिष? मैं तो अनेक बार कह चुकी हूँ, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू अच्छा समझे तो उसके ही हाथ में सरोजिनी को सौंप देना। ज्योतिष ने कहा, दोष के बिना कोई मनुष्य नहीं है माँ। मैंने अनेक प्रकार से विचार करके देख लिया है, सरोजिनी दुखी न रहेगी। इसके अतिरिक्त वो बड़ी भी हो चुकी है, उसकी सम्मति के बिना काम करना भी उचित नहीं है। ये कहकर उसने देखा कि सरोजिनी आकर धीरे धीरे भैया की पीठ के पास खड़ी हो गई है। माँ भंडार घर के भीतर से ही बातें कर रही थीं, इसीलिए कन्या के आने का उन्हें पता न चला। ज्योतिष की बात के उत्तर में उन्होंने विरक्ति के स्वर में कहा, ये बात तो मैंने कभी नहीं कही ज्योतिष कि इस लड़की का ब्याह उसकी सम्मति के बिना ही हो। मेरी जो इच्छा थी उसे जब तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर पूरा न होने दिया, तभी क्या लड़की के मन का भाव मैं नहीं समझ गई बेटा? मैं सब समझती हूँ, समझकर ही तो मुंह बंद किए बैठी हूँ। अब मुझे झूठ मूठ का उलाहना देना व्यर्थ है ज्योतिष। ये कहकर वो जलपान की वस्तुएं सजाने लगी। संकोच से, लज्जा से सरोजिनी गड़ सी गई, लेकिन माँ को कुछ भी ज्ञात न हुआ। ज्योतिष ने उत्तर देने के पूर्व ही वो अपनी बात की पुनरावृत्ति के लिए फिर कहने लगी, जिसको देने से तुम्हारी बहन सुखी रहे उसे ही दे दो बेटा। मेरी सम्मति अब बार बार मत पूछा करो, इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मत जो है मैं तुमसे कहे देती हूँ। बहन के अत्यंत संकोच से ज्योतिष स्वयं बड़ा ही संकुचित हो रहा था, फिर भी बरबस मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मत प्रसन्न मन से देना चाहिए माँ। जगत्तारिणी ने कहा, प्रसन्न मन से ही दे रही हूँ बेटा, प्रसन्न मन से ही दे रही हूँ। मुझे अब तुम लोग तंग मत करो। ज्योतिष ने क्षण भर मौन रहकर सोचकर स्थिर किया कि बात जब यहाँ तक पहुँच गई है, तब माँ की विरक्ति रहते भी आज ही इसका निर्णय कर लेना ठीक है, क्योंकि उनके क्लब में, लाइब्रेरी में आजकल प्रायः ही इस बात की चर्चा हो रही है। पर उचित क्या होगा ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। घर में ये बात प्रायः ही उठ जाती है, लेकिन इसी प्रकार रुक जाती है, आगे बढ़ने नहीं पाती। शशांक को भी इस तरह अनिश्चित अवस्था में बहुत दिनों तक छोड़कर रखा नहीं जा सकता। इसीलिए वर कन्या को सुनिश्चित इच्छा के विरुद्ध माँ की स्पष्ट अनिच्छा को ज्योतिष ने सिर पर धारण करके जो कुछ भी हो इसी क्षण निश्चय कर डालने के लिए कहा। तो मैंने सोच लिया है माँ कि 2-4 इष्ट मित्रों के सामने परसों तक रविवार को ये बात पक्की हो जाए। क्या कहती हो? माँ ने कहा, अच्छा तो है। सरोजिनी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। रविवार को सवेरे से ही ज्योतिष का बैठक खाना इष्ट मित्रों से भरता जा रहा था। नव दंपति की विवाह संबंधी बात पक्की हो जाने पर वहीं दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया गया था। आज शशांक की वेशभूषा में ही केवल विशेष सजावट नहीं दिखाई पड़ रही थी, बल्कि उसके अंग अंग से ऐसी कुछ श्री फूट उठी थी जिससे वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। कई स्त्रियां भी उपस्थित थीं, लेकिन उपस्थित नहीं थी केवल सरोजिनी। बेरे से बुलवाने के बाद ज्योतिष स्वयं जाकर उसके कमरे के दरवाजे पर कराघात करके शीघ्र आने के लिए अनुरोध कराया था। किसी दूसरे दिन उसके इस व्यवहार की गणना अपराध में की जा सकती थी, लेकिन आज उसे क्षमा पाने का अधिकार है। जानकर भी अतिथिगण केवल स्नेहपूर्ण कौतुक से ज्योतिष को डांट रहे थे। उसके बाद अनेक बुलाहट पुकार आने पर लगभग 10 बजे जब सरोजिनी उपस्थित हुई, तब उसका मुख देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उसका मुंह पीला पड़ गया था, नेत्रों के नीचे स्याही छा गई थी, मानो सारी रात वो एक क्षण भी नहीं सोई। ज्योतिष निर्वाक होकर केवल बहन के मुख की ओर निहारता हुआ बैठा रहा। बहन की आकृति देखकर वो मानो हतबुद्धि हो गया, लेकिन इसकी अपेक्षा भी 100 गुना बड़ा विस्मय क्षण भर के बाद ही उसको भाग्य में बदा था। इसे वो जानता नहीं था। वो विस्मय मानो उपेंद्र की छाया लेकर घर के अंदर आ गया। ज्योतिष ने चौंक कर कहा, उपेंद्र हो क्या? सरोजिनी ने कहा, उपेंद्र बाबू? वस्तुतः दिन का समय न रहता तो उसको संभवतः ये लोग पहचान ही न सकते। सहसा अपनी आंखों को मानो विश्वास नहीं होता, मानो सोचा ही नहीं जाता कि मनुष्य का चेहरा इतना बदल सकता है। उपेंद्र एक कुर्सी पर बैठकर बोले, शरीर अच्छा नहीं है, मैं पुरी से आ रहा हूँ। आज यहाँ क्या है? सरोजिनी ने आकर उपेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर उनके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या कोई बीमारी हो गई है उपेंद्र बाबू? कहते ही उसकी दोनों आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। उपेंद्र ने अपने मुरझाए हुए होठों पर हंसी लाकर कहा, बीमारी तो कोई नहीं है बहन।
उपेंद्र ने आज यही पहले पहल सरोजिनी को बहन कहकर संबोधित किया। सरोजिनी ने झटपट आंखों के आंसू पोंछकर कहा, चलिए उस कमरे में चलकर बैठें। ये कहकर उनका हाथ पकड़कर उस जानकीर्ण कमरे से वो धीरे धीरे बाहर चली गई और उसके साथ ही इस कमरे का आनंदोत्सव मानो बुझ सा गया। ज्योतिष ने आकर जब सरोजिनी से कहा, उपेंद्र थोड़ी देर तक विश्राम करें, तुम एक बार उस कमरे में तो चलो। सरोजिनी ने सिर हिलाकर उसी क्षण कहा, नहीं, आज रहने दो। जगत्तारिणी ने समाचार पाकर कमरे में घुसकर रोने के स्वर में कहा, कैसे इतना दुबला हो गया, लेकिन और कहीं तुम्हारा रहना न होगा उपेन, मेरे ही यहाँ रुककर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी अच्छी न होगी। सरोजिनी ने जोर देकर कहा, हाँ उपेन भैया, तुमको हम लोगों के यहाँ ही रहना होगा। उसने भी आज ही पहले पहल उपेंद्र को भैया कहकर पुकारा। उपेंद्र चिकित्सा कराने के लिए पुरी से चले आए हैं, ये बात पूछे बिना ही सब लोग समझ गए थे। उपेंद्र ने हंसकर कहा, फिर लौटकर हो सका तो आप लोगों के ही यहाँ रुकूंगा, लेकिन आज मुझे 1 घंटे के भीतर ही छोड़ देना होगा। जगत्तारिणी ने आश्चर्य से कहा, आज ही, इसी क्षण? क्यों? उपेन ने सतीश की बीमारी का उल्लेख करके उसके दातव्य का, चिकित्सालय आदि का समाचार जितना जानता था सुनाकर जेब से बिहारी की चिट्ठी को निकालकर सरोजिनी के हाथ में देकर कहा, 11:30 बजे की ट्रेन है, जो कुछ भी हो थोड़ा सा खा पी कर उसी से मुझे जाना पड़ेगा। यदि लौटकर आ सका तो आप लोगों के ही आश्रय में रहूँगा। जगत्तारिणी का मात्र हृदय पिघल उठा, उनके नेत्रों में फिर आंसू दिखाई पड़े। सतीश को वो मन ही मन अत्यंत स्नेह करती थी। वही सतीश आज बीमार पड़ा है, लेकिन उपेंद्र ये शरीर लेकर उसकी सेवा करने चला है, सुनकर उनकी छाती फटने लगी। वो आंखें पोंछते पोंछते उपेंद्र के खाने की व्यवस्था करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। सरोजिनी ने चिट्ठी को आदि से अंत तक 2 बार पढ़ डाला, फिर उसे लौटाकर वो कुछ क्षण तक स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके बाद बोली, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी उपेन भैया। उपेंद्र ने कहा, इतना दिन चढ़ाने पर व्यर्थ ही स्टेशन जाकर क्या करोगी बहन। सरोजिनी ने कहा, स्टेशन नहीं, सतीश बाबू के घर, मुझे तुम अपने साथ ले चलो। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, पागल हो गई हो क्या, तुम वहाँ कैसे जाओगी, तुम्हारे साथ? उपेंद्र ने कहा, छी, ये क्या हो सकता है, ये लोग तुमको क्या जाने देंगे, और तुम भी वहाँ क्यों जाओगी? सरोजिनी ने दृढ़ता से सिर हिलाकर केवल कहा, नहीं, मैं जाऊंगी अवश्य। ये कहकर वो चली गई। ऑफिस के कमरे में कोच पर बैठे ज्योतिष एकांत में शशांक से बातचीत कर रहा था। संभवतः इसी विषय पर आलोचना हो रही थी। सरोजिनी ने धीरे धीरे जाकर भैया की पीठ के पास खड़ी होकर उनके कंधे पर हाथ रखा। ज्योतिष चौंक उठे, मुंह फेर कर बोले, क्या है सरोजिनी? सरोजिनी ने भैया के कानों के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, सतीश बाबू बहुत बीमार हैं। ज्योतिष ने सिर हिलाकर दुखित होकर कहा, ये तो मैंने भी सुना है। उपेन इसी 11 बजे की गाड़ी से जा रहा है क्या? सरोजिनी ने कहा, हाँ, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ज्योतिष ने चौंक कर कहा, तुम जाओगी? कहाँ जाओगी? सरोजिनी ने कहा, वहीं। ज्योतिष उसकी ओर घूमकर बैठ गया। बोला, वहाँ कहाँ? सतीश के घर पर क्या? सरोजिनी ने कहा, हाँ। शशांक दोनों आंखें विस्फारित करके निहारता रह गया। ज्योतिष ने उत्तेजित स्वर से कहा, तू पागल हो गई है क्या रे? क्यों जाएगी तू वहाँ? सरोजिनी ने शांत दृढ़ कंठ से कहा, मैं न जाऊंगी तो कौन जाएगा? नहीं भैया, वो बहुत बीमार हैं, मुझे जाना ही होगा। और कुछ वो बोल न सकी। रुलाई से गला रुंध जाने के कारण वो भैया के कंधे पर मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ज्योतिष के नेत्रों पर से बहुत दिनों का एक काला पर्दा मानो प्रचंड आंधी के आ जाने से पल भर में फटकर उड़ गया। कुछ क्षण वो मौन बैठा रहा। उसके बाद बहन के माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, अच्छा जा, साथ में दासी और दरबान जाएं। वो किस दशा में रहता है पहुंचकर तुरंत ही तार भेज देना। कल परसों तक मैं भी डॉक्टर को साथ लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर उसने जो ही उसको सामने खींच लाने की चेष्टा की, त्यों ही सरोजिनी दोनों हाथों से मुंह ढककर कमरे से दौड़ती हुई भाग गई। शशांक ने मूड की भांति निहारते रहने के बाद वही प्रश्न किया, सतीश बाबू बीमार हैं तो वो क्यों जाएगी? ये तो मैं समझ नहीं सका ज्योतिष बाबू, ये सब क्या बात है, बताइए तो। ज्योतिष के कानों में ये प्रश्न पहुंचा या नहीं बताना कठिन है,
वो मानो स्पष्ट देखकर आवेश में उठने वाले मनुष्य की भांति कहते कहते बाहर चला गया। उसके लिए ये इतनी व्याकुल हो उठेगी, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये कहती है एक तरह, करती है कुछ दूसरी तरह। ये सब कैसी बातें हैं?